नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत विषय जिसमें हम मुख्य रूप से व्याकरणिक भाग संधि को पढ़ रहे थे। आज हम उसी स्वर संधि में आगे कि दीर्घ और गुण के बाद में हम वृद्धि यण अयदि संधि को पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से आपको कुछ जानकारियां पहले से है। दो स्वर वर्णों के मेल से या विकार से जो संधि होती है उसको स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भाग है, उनके अलग अलग वर्णों के मेल से जो अलग अलग विकार उत्पन्न होता है उसके आधार पे इनके 5 भाग किए गए, इनको अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। तो आज हम स्वर संधि में वृद्धि यण अयदि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में मुख्य रूप से सीधी परिभाषा है वृद्धिरादेश के। वृद्धिरादेश इनके वृद्धि का एच आदेश हो जाता है। वृद्धि धन एच आदेश हो जाता है। तो एच में हम देखते हैं कि प्रथम पद में अ या आ के बाद में सीधी इसकी परिभाषा ये बनती है कि प्रथम पद में अ या आ के बाद में ए ऐ ओ औ हो तो इन दोनों के स्थान पे जो एकादेश होगा ऐ और औ हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है। ये जो वर्ण आएंगे ए ऐ ओ औ, इनके ही वृद्धि रूप, इनका ही वृद्धि रूप हो जाएगा ऐ और औ। ये प्रथम पद के अंत में अ या आ के बाद में ए ऐ ओ औ आता है तो प्रथम और द्वितीय दोनों वर्णों के स्थान पे ए ऐ है तो उसका ऐ हो जाएगा, उसका वृद्धि रूप हो जाएगा। ओ या औ हो तो उसका वृद्धि रूप औ हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे अ या आ के बाद में ई या ई आता है तो उसका ऐ हो जाएगा, उसका वृद्धि रूप हो जाएगा। जैसे मम धन एव, यहाँ है इधर ए है तो मम धन एव का हो जाएगा ममेव। तथा धनेव, इधर आ है इधर ए है तो दोनों का विकार रूप हो जाएगा तथैव। और यहाँ के बाद में कोई भी वर्ण आता है या वो आता है तो यहाँ अ या आपको दिख रहा है और ऐ मिल जाए तो इसमें ज़्यादातर विकार नजर नहीं आता है इसका तो। लेकिन यहाँ आ और ई आया तो दोनों का एकादेश हो रहा है, आ और ई का ई हो रहा है तो यहाँ पता चल रहा है कि इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ, विकार हुआ है। जैसे बाला धनेश, इसका क्या हो जाएगा बालेसा। यहाँ भी आ है और आ और ए का ऐ हुआ है बालेसा। तो यहाँ भी विकार सीधा नजर आ रहा है कि यहाँ से आ का लोप हुआ है या आ और ए का एकादेश हुआ है। देवधन ऐश्वर्यम, तो इसका हो जाएगा ऐ हो जाएगा देवेश्वर्यम, देवेश्वर्यम। अत्रदलेख, यहाँ इसका हो जाएगा त्रेक। इस प्रकार से ए के रूप हमने कुछ देखे, अ या आ के बाद में या ई आता है तो उसका ऐ वृद्धि रूप हो जाएगा। तो ऐ के कुछ उदाहरण हमने देखे। अब अ या आ के बाद में ओ या औ आता है तो उसका वृद्धि रूप औ हो जाएगा। अ या आ के बाद में ओ या औ आता है तो उसका वृद्धि रूप औ हो जाएगा। जैसे तंडुल दनोदनम, इसका हो जाएगा तंडुल लौदनम। मम धन औषधम, इसका ममौ, तो इसका हो जाएगा ममौषधम। प्रधन प्रौद्योगिकी, तो इसका भी हो जाएगा प्रौद्योगिकी। महाधन ओजस्वी, इसका हो जाएगा महोजस्वी। से तंडुल धनौदनम, तंडुल लौदनम, मम धनौषधम, ममौषधम, प्रधन औद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। तो इसमें भी अ या के बाद में ओ या हो आता है तो उसका विकार रूप ओ हो जाएगा। इसके हमने कुछ उदाहरण देखे। अब आगे है यण संधि। यण संधि की मुख्य रूप से सीधी परिभाषा इको इनची संस्कृत में एक कोण के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, अच
अच का असमान स्वर, इसका मतलब स्वर होता है, लेकिन इक वर्ण के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसका यण आदेश हो जाएगा, इक का यण आदेश हो जाएगा। यहाँ पर ये एकादश नहीं होकर के प्रथम पद में जो इक वर्ण आ रहे हैं उस इक वर्ण का यण आदेश हो जाएगा। जैसे इक वर्ण हमारे सामने ई उ री ली के प्रथम पद के अंत में ई उ री आता है, उसके बाद में कोई भी असमान स्वर है तो उस असमान स्वर वो तो प्रथम पद के जो अंतिम वर्ण है उन वर्णों के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। जैसे ई आता है तो ई के स्थान पे य हो जाएगा, उ आता है तो उ के स्थान पे व हो जाएगा, री आता है तो री के स्थान पे ला हो जाएगा, री आता है तो र हो जाएगा। तो कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं, उदाहरणों को हम देखते हैं। प्रतिधनुवाच, जैसे इसी में प्रतिधनुवाच है तो इसमें ई है, प्रथम पद में ई है और द्वितीय पद में उ है। असमान स्वर है क्योंकि यहाँ कोई भी स्वर आएगा द्वितीय पद में, लेकिन वो असमान होना चाहिए। प्रथम पद में जो वर्ण आया है उसका समान वर्ण नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दीर्घ संधि हो जाती है। तो ई आया, ई के बाद में उ आया है तो ई का यहाँ य हो जाएगा। ई का य होते ही ई की मात्रा तप है तो ये तो हलंत्य वर्ण बन जाएगा। फिर यह हो जाएगा ई का, ये भी यह हलंत में है, आगे उ आ रहा है तो उ से ये उ की मात्रा य के साथ मिल जाएगी और यह पूरा हो जाएगा। स्वर के वेग से व्यंजन पूर्ण हो जाता है तो इसका हो जाएगा प्रतिवाच। प्रतिधनुवाच, ई का य हो जाएगा प्रतिवाच। इतिधनुत्वा, तो इसमें भी इत्य हो जाएगा, आगे वो आया तो इत्युक्त्वा। आगे वाला पद है सीधा सीधा इस प्रथम पद के विकार के बाद, प्रथम पद में इक वर्ण का जो विकार होगा उस विकार के बाद द्वितीय पद की इसके साथ संधि हो जाएगी, द्वितीय पद का सीधा सीधा इसमें मेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यण संधि का विकार बनता है। अनुदर्भ है, इसमें उ है, आगे अ आया है तो अब ये ना हलंत्य रूप हो जाएगा और उ के स्थान पे क्या रहेगा व, उ का व हो गया, यहाँ व हलंत में आगे आ है तो अ के वेग से ये वो पूरा हो गया, संधि हो गई अन्वय। तो अनुदन आया, यहाँ उ है तो उ के स्थान पे व हो गया और उ की मात्रा जहाँ लगी थी वो वर्ण हलंत्य रूप में आ गया, वो वर्ण अपूर्ण हो गया, हलंत्य वर्ण हो गया ना, उ का व हो गया, आगे इसके साथ मिलकर के और ये हमारा संधि पद बनता है अन्वय। गुरुदन आज्ञा, तो इसमें क्या हो जाएगा, उ की मात्रा है या उ है, यहाँ पे उ का व हो जाएगा और ये आगे के पद से इसकी संधि हो जाएगी। उ का व होता है ये व बन गया, गुरु आज्ञा। र हलंत में था, र हलंत में होने का निया उ का व बन गया, र हलंत में था तो ये आगे वर्ण के ऊपर एक मात्रिक रूप में र लग गया, र की मात्रा लग गई ऊपर की तरफ, गुरु आज्ञा। पितृधन आकृति, यहाँ री है या आ है तो री का क्या हो गया, यहाँ री का र हो जाएगा और री का ल हो जाएगा, ये य व र ल, री का र हो जाता है। यहाँ पितृधना आकृति तो अपने आप में हलंत वर्ण में आ जाएगा। त यह हलंत्य है, त के साथ र भी हलंत्य रूप में है, र भी यह हलंत में है तो ये र हलंत्य रूप में हो गया और आ इसके साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पित्राकृति। पितृधनाकृति, पित्राकृति। तो यहाँ त का र हो जाएगा, त्रि है री, तो री का क्या हो जाता है यह र और ली का र हो जाता है, तो री का यह र हो गया और त अपने आप में हलंत्य वर्ण में ही है तो हलंत्य वर्ण में त को लिखते हैं, फिर उसके साथ र जो अब ऊपर की मात्रा नहीं लगा के और त के साथ र है जो इस तरह से हलंत्य रूप में आ जाएगा, उसके साथ आकर के जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पित्राकृति। मातृधन आनंदम, तो इसमें भी तो हलंत्य रूप में री कर हो गया तो ये हो गया मात्रानंदम। लीधन आकृति, अब यहाँ ली का क्या हो जाता है, ल हो जाता है तो ये ली
का सीधा सीधा ल हो गया, इसमें मिल गया तो क्या हो गया नर्ती। रीद अकार का न हो गया, लत में मिल गया तो ये सीधा सीधा हो गया अकार। इस प्रकार से ये हमारी यण संधि है और यण संधि के कुछ उदाहरणों को हमने देखा कि प्रथम पद में ई उ री ले आता है, उसके बाद कोई और समान स्वर आता है तो ई का य, ओ का व, री का र और री का ल हो जाता है। अब आगे हमारी स्वर संधि की जो अंतिम संधि है अयधि संधि, इसके साथ ही आज हमारी स्वर संधि पूरी हो जाएगी। अयधि संधि में एचो अय वा यावा, एचो अय वा यावा, इसमें ये सूत्र बनता है कि प्रथम पद के अंत में ए जोड़ आता है। ए जोड़ में मुख्य रूप से ए ओ ऐ ओ आता है, ये हमारे एज प्रत्यार बनता है। तो एज प्रत्यार में ए ओ ऐ औ, देखिए प्रथम पद के अंत में ए ओ ऐ औ ये वर्ण आते हैं, उसके बाद में कोई भी स्वर आता है तो उसके बाद में कोई भी स्वर आता है तो प्रथम पद पे जो ए आया तो ए के स्थान पे अय, ओ के स्थान पे अव, ऐ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पे आव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अयधि संधि होती है। इस अयधि संधि के इस नियमों को लेकर के और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है ए के बाद में अगर, जैसे ए के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है। ए के बाद में कोई स्वर आता है तो ए का अय हो जाता है। जैसे हरे धन एव, यहाँ ई आया है, ए का अय हो गया तो र इसमें मिल गया हरे हो गया, और आगे ए की मात्रा ए इसके ऊपर लग गया तो हरे हो गया। या विकार ई हमारा प्रथम पद में ए आ रहा, ए के स्थान पे अय हो गया, वो हर के साथ, हर अपने आप में हलंत्य रूप में हर के साथ अय मिला तो ये हो गया हरय। यह भी हलंत में, इसके बाद में द्वितीय पद में ए है, ए इसके साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा हरये। उसी प्रकार से जय धन अति, इसमें भी ये है, ए का तो अय हो जाएगा, ए का अय हो गया तो यहाँ हो गया विजय। यह भी हलंत में अति इसके साथ मिला तो ये हो जाएगा जयती। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं हम, तो दूसरे में भी ओ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाएगा अव हो जाएगा। जैसे विष्णु धन ए, यहाँ विष्णु आया है, विष्णु में ओ है, अंतिम वर्ण है ओ, अंतिम वर्ण ओ है, उसके बाद में ये कोई स्वर आया है तो उसका ओ का अव हो जाएगा। जैसे विष्णु, विष्णु हो गया, वह अंत में अभी भी इसके साथ द्वितीय पद ए मिलेगा तो क्या हो जाएगा विष्णुवे। तो यहाँ विष्णु का ओ आया है तो ओ हो जाएगा, ओ के स्थान पे, तो ओ के स्थान पे ओ हुआ तो विष्णु हो गया, और द्वितीय पद में ए आया, ए इसके साथ मिलेगा तो ये विष्णुवे हो जाएगा। पोदपित्र, तो पोदपित्र यहाँ क्या हो जाएगा ओ का ओ हो जाएगा। जैसे ओ का ओ हो रहा है, ओ का ओ हो रहा है तो ये हो जाएगा पौ, ये अलग रूप में। अब इत्र इसके साथ मिल जाएगा, ई मिला तो ये ई की मात्रा भी, और इस प्रकार से ये वर्ण हो गया पवित्र। ओ, ओ में ओ है, ओ का ओ हो गया, इसके साथ आगे इत्र है तो पौ, और इसका इत्र मिला तो ये हो गया पवित्र। मेदक, इस प्रकार से तीसरा उदाहरण है हमारा, ऐ के बाद में अगर, ऐ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ऐ का आय हो जाएगा। जैसे यहाँ नहीं है, नहीं दक, ऐ की मात्रा है, लेकिन यहाँ इसका, यहाँ देखते हम दीर्घ रूप है, विश्व एक नहीं होकर के इसका दीर्घ रूप है तो ये दीर्घ है, तो यहाँ ऐ का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा। विश्व रूप था तो उसमें अय और औ हो रहा था, अब दीर्घ रूप है तो उसमें क्या हो जाएगा आय और आव हो जाएगा। तो नई दर्क है, अब ये दीर्घ गई है, बड़ी है तो इसका क्या हो जाएगा ऐ का आय हो जाएगा। तो न और ऐ के स्थान पे आय आ गया तो ये हो गया नाय, और
अक इसमें मिला तो ये हो गया नायक। इनकी यही धन अक नई धन अक, तो एक आय हो गया और आय के साथ एक मिला तो ये हो गया नायक। नई धन अक इसमें भी एक आय हो जाएगा तो ये हो गया दाय और अक मिला तो दायक। उसी प्रकार से हमारा अंतिम जो उदाहरण है उसमें ओ के बाद में कोई स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा आव। ओ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो ओ के स्थान पे आय हो जाएगा। प्रथम पद में ओ है, उसके बाद में कोई स्वर है तो ओ के स्थान पे आव हो जाएगा और द्वितीय पद के साथ उसकी संधि हो जाएगी, उसका विकार होकर के संधि हो जाएगी। जैसे बहुधन का भाव हो जाएगा और ऊ का भावुक हो गया हमारा भावुक। बहुधन का आव हो जाएगा और का तो ये पाव बन गया, जिसके साथ मिला तो ये हो गया पावन। वो अलंत में था और कि इसके साथ संधि हो गई और इस प्रकार से ये बना पावन। तो यदि संधि में एक बार हम देखते हैं एच प्रत्यार में ए ओ आई औ आता है, उसके बाद में कोई स्वर आता है तो ए का या ओ का औ, ए का आई और ओ का आव हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, ग्रुप होगा। इस प्रकार से ये हमने कुछ उदाहरणों के साथ तीनों संधि को समझा। आज के इस भाग में इतना ही। शुभम।